नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत है आपका। चौहान चल रहे हैं और चौहान बस में मैंने पहली उत्पत्ति की क्लास डाल दी है। उसके बाद में अजय राज को कंप्लीट करवा दिया है। फिर मैंने अर्नो राज यानी अन्ना जी को करवा दिया और सबसे महत्वपूर्ण राजा चौहान राजा, जिसका नाम क्या है, विग्रह राज चतुर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड और थर्ड हो, लेकिन कोई महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए सीधा विग्रह राज चतुर्थ पे आ गया मैं। और सारे के सारे इतिहासकार हैं वो इसी की ज्यादा व्याख्या करते हैं और एग्जामिनर ने सबसे ज्यादा प्रश्न भी इसी से पूछे। पहला ही प्रश्न, आ जाइए इधर आ जाइए। पहले प्रश्न का माजरा क्या है? श्रवण काल। कौन सा श्रवण काल? तो बता देना, चौहानों का श्रवण काल। किसका? चौहानों का श्रवण काल किस राजा के काल को कहते हैं? बता देना, विग्रह राज चतुर्थ को। किसको? विग्रह राज चतुर्थ के काल को चौहानों का श्रवण काल कहते हैं। खुसरू शाह, कंथा खुसरू शाह। आपके लिए यह नाम नया हो सकता है, एग्जामिनर के लिए नया नहीं है। वो आपके लिए यह नाम नया हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर के लिए यह नाम नया कदापि नहीं है। कौन था? बता देना। इसको हमीर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हमीर। हमीर वो हमीर सिसोदिया नहीं है और हमीर चौहान भी नहीं है। ये हमीर गजनी का शासक है। कहां का शासक है? गजनी का। इसको अमीर भी कहते हैं। अमीर को अमीर भी कहते हैं। दोनों नाम याद रखना। और ये कौन है? बता देना, गजनी शासक है। कौन? ये गजनी शासक है। इसका मित्रों हिंदुस्तान के राजपुताने पे, हिंदुओं पे अधिकार हो गया था। कहते हैं कि विग्रह राज चतुर्थ ने इस खुसरू शाह यानी अमीर को हरा करके हिंदुओं को गजनी साम्राज्य से मुक्ति दिलाई थी। सबसे टॉप का प्रश्न होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूं और अच्छे से समझ लेना। यदि नोट लगा के लिखने की जरूरत पड़े तो ये बात लिखिएगा कि विग्रह राज चतुर्थ ने हिंदुओं को, किनको? ये लो, किनको? हिंदुओं को गजनी साम्राज्य से मुक्ति दिलाई। गजनी साम्राज्य से मुक्ति दिलाई थी, इसलिए इसके काल को क्या कहते हैं? श्रवण काल कहते हैं। चौहानों का श्रवण काल। गजनी स्थापत्य, गजनी राजाओं के राजपाट से, साम्राज्य से मुक्ति दिलाने वाला कोई राजा था, तो वो कौन था? विग्रह राज चतुर्थ था। कौन सा गजनी सम्राट था जिसने हिंदुओं पे अधिकार कर लिया था? बता देना, खुसरू शाह था। दूसरा नाम हमीर और तीसरा नाम इसका अमीर भी कहते हैं इसको। फिर शिवालेख, स्तंभ लेख। क्या लिखा है इस स्तंभ लेख में? कहां है? बता देना, दिल्ली में है। कहां है? बता देना, दिल्ली में है। और गजब की बात इस शिलालेख में क्या लिखी हुई है? गजब की बात इस शिलालेख में ये लिखी हुई है मित्रों, याद रखना, हर गाइड में नहीं मिलेगा। नोट डाल के लगा लेना। इतना इंपोर्टेंट है कि इसमें विग्रह राज चतुर्थ है ना, इसको विष्णु का अवतार बताया गया है। किसका? विष्णु का अवतार बताया है। विष्णु का अवतार किस शिलालेख में? विष्णु का अवतार किसे कहते हैं? लोक देवता की बात नहीं कर रहा हूं, वो चौहान साम्राज्य की बात कर रहा हूं। चौहान साम्राज्य की गजनी का, सॉरी, विष्णु का अवतार किसे कहते हैं? तो फिर बता देना, विग्रह राज चतुर्थ को कहते हैं मित्रों। विग्रह राज चतुर्थ को किस लेख के अनुसार? तो बता देना, शिवालेख, स्तंभ लेख के अनुसार। कहां मिला ये? कहां का है? तो बता देना, दिल्ली का है। एक बार और देख लो। चौहानों का श्रवण काल विग्रह राज चतुर्थ के काल को कहते हैं। और विग्रह राज चतुर्थ ने मित्रों खुसरू शाह गजनी का शासक था। इन गजनी के साम्राज्य से हिंदुओं को क्या दिलाई? मुक्ति दिलाई। इसलिए चौहानों का श्रवण काल कहते हैं इसके शासन काल को। शिवालेख, स्तंभ लेख दिल्ली में है और उसमें लिखा गया है कि विग्रह राज चतुर्थ है वो विष्णु का अवतार है। सबसे खतरनाक और टॉप का प्रश्न है। आगे बढ़ता हूं, ये लो अगले पेज पे चलो, आ जाओ। कौन है विग्रह राज चतुर्थ? देख लेना, धनुष की टंकार, धनुष की टंकार। यहां से धनुष की टंकार है वो गजनी तक सुनाई देती थी। हिंदुस्तान में कोई बादशाह है और वो भी चौहान बादशाह है, विग्रह राज चतुर्थ। गजनी वाले हिल गए थे वहां से कि यार विग्रह राज चतुर्थ नाम का राजा है, चौहान राजा। और हिंदुस्तान की तरफ, इस सोने की चिड़िया की तरफ जाने की यदि हिम्मत भी कर ली, आपने नजर भी उठाई तो नजर फाड़ के बाहर डाल देगा वो। हमली करने की हिम्मत नहीं थी गजनी वालों की। इसीलिए इसके शासन काल को क्या कहते हैं? चौहानों का श्रवण काल कहते हैं। चलिए अगले पेज पे, ये लो अगले पेज। उपाधियां, कौन कौन सी उपाधियां धारण की? और जैनक भट्ट, ये जैनक है, ये जो अपना जो टाइपर है ना,
वो क्या है, ये वो बेचारा छोटा बच्चा है तो उतना जानता नहीं है, कभी कुछ दिख देता है। ये जैनक भट्ट है, वो जैनक भट्ट कवि हुआ था जैनक भट्ट। इस जैनक भट्ट ने इस विग्रह राज चतुर्थ, देखो शॉर्टली लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। विग्रह राज चतुर्थ यानी 4 का मतलब चतुर्थ है। आजकल वो इंस्टाग्राम पे लिखते हैं ना ऐसे, कोई हिंदी में कोई इंग्लिश में ऐसे नाम जोड़ के ऐसे बनाते हैं। विग्रह राज चतुर्थ को जैनक भट्ट ने कवि बांधव कहा है। क्या कहा है? कवि बांधव। ये लो, कवि बांधव कहा है, कवियों को बांधने वाला। और इतिहासकार इसे कट्टी बांधव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कट्टी बांधव भी कहते हैं। कट्टी बांधव, कट्टी बांधव, कट्टी का मतलब क्या है? कमर, कमर को बांधने वाला। कनकटी, कंदोरा, ये कमर को बांधने वाला। कटी 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 मतलब कमर को, बंधव मतलब बांधने वाला। कौन था? विग्रह चतुर्थ। और कवि बांधव मतलब इसके दरबार में बहुत सारे कवि थे और कवियों का आश्रय दाता था और कवियों को एकजुट करके बांधने वाला, सभा के रूप में बांध के रखता था। इसलिए जैनक भट्ट ने इसे कवि बांधव कहा है। मित्रों, 2 खतरनाक उपाधियां। और स्वयं ने इसने कौन सी उपाधियां धारण की तो बता देना। परम भट्टारक है, महाराजा हदिराज, महाराजा धीराज, परमेश्वर। ये लो, ये 3 उपाधियां धारण की स्वयं ने। कौन कौन सी? परम भट्टारक, महाराजा हदिराज, परमेश्वर। ये 3 उपाधियां तो स्वयं ने धारण की है। और जैनक भट्ट ने इसे कहा है क्या तो बता देना, कवि बांधव। और अन्य कवियों ने इसे क्या कहा बता देना, कट्टी बांधव। कट्टी बांधव, कवि बांधव, कट्टी बांधव, कवि बांधव, अलग अलग नाम है वो। एक कवि बांधव है, एक कट्टी बांधव है, 2 उपाधियां। और स्वयं ने उपाधि कौन सी धारण की तो बता देना, परम भट्टारक, महाराजा हदिराज, परमेश्वर की उपाधियां स्वयं ने धारण की थी। और ये जो राजा ये 3 उपाधियां धारण करता था ना, वो विश्व विजेता कहलाता था। उस समय विश्व विजेता कहलाता था। गजनी वालों की हिलती थी। कई नाम ले, गजनी वालों की हिलती थी। ठीक है ना, आगे बढ़े। ये लो, संस्कृत पाठशाला। क्या है संस्कृत पाठशाला? सुनिए ध्यान से, इतिहास बताता हूं मैं आज संस्कृत पाठशाला का। आ जाइए इधर। संस्कृत पाठशाला पूरा नाम है कंठाभरण है, पूरा नाम है कंठाभरण। ये लो, कंठाभरण क्या है? संस्कृत पाठशाला है। कहां है बता देना, अजमेर में है। कहां है? अजमेर में है। ध्यान रखना मित्रों, मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ। गोरी, गोरी गजनी का था गोरी। ये लो, मोहम्मद गोरी। गोरी तेरा घूंघट प्यारा है, गोरी वो गोरी है। रंग का गोरा नहीं था वो, नामी गोरी है। इसका रंग का गोरा नहीं था। कालो को चुट्टो, वेस्ट इंडीज वर्गो, कोयला वर्गो, लुक वर्गो कालो। इन देखता तो ही डर लागतो रामजादो, रोज वर्गो। गोरी ने आक्रमण किया और गोरी ने मित्रों कहते हैं कि जीत लिया। गोरी का आक्रमण 1100 फर्स्ट में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया 1191 में। कब? 1191 में। ये लो, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। सब जानते हो, तराइन का फर्स्ट युद्ध गोरी हार गया। और फिर 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध हुआ। सेकंड युद्ध कौन सा युद्ध हुआ? सेकंड युद्ध। इसमें गोरी जीत गया। जीतने के बाद में मित्रों कहते हैं कि 1194 में इसने अपने गुलाम ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक को साम्राज्य छोड़ करके ये चला गया था, गदरी लौट गया। अपने गुलाम का नाम क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक को साम्राज्य सौंप करके यहाँ का और ये चला गया गजनी कान, मोहम्मद गोरी। इसके बाद में मित्रों कहते हैं कि ऐबक ने इसको संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया। संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया किसने? मोहम्मद गोरी के गुलाम ऐबक ने विग्रह राज चतुर्थ द्वारा स्थापित। इसकी स्थापना किसने की थी? पढ़ रहे किसको? विग्रह राज चतुर्थ को पढ़े। चतुर्थ रे संस्कृत पाठशाला कंठाभरण नाम से संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया अजमेर में। किसने? विग्रह राज चतुर्थ ने। और अजमेर में यह संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवा दिया। तो फिर कहते हैं कि मोहम्मद गोरी तराइन का प्रथम युद्ध हार के जाते हैं पृथ्वीराज चौहान से। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में जैसे जीतता है, जीतने के बाद में मित्रों कहते हैं कि साम्राज्य स्थापित हो जाते हैं गोरी का। और गोरी फिर 1194 में ऐबक को यहाँ का साम्राज्य सौंप करके स्वयं चला जाता है गजनी। और पीछे से इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है वो आक्रमण करके किस पे? अजमेर पे। अजमेर पे इस अधिकार में ही है, आक्रमण क्या करेगा? तुड़वा करके इस संस्कृत पाठशाला को और गुदुम्ब का आकार में चेंज कर दिया, मस्जिद के आकार में चेंज कर दिया। और इसका नाम रख दिया क्या बता रहा? 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये लो, क्या नाम रख दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब सर हमारा सवाल ये है, बच्चे पूछते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चों ने पूछा है
और बहुत सारे बच्चे पूछते भी है, आप ही की ऐसी जिज्ञासा होगी कि सर इस संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहते हैं? तो फिर गुरुजी उत्तर बताते हैं कि 2.5 दिन में इसका निर्माण हुआ, तब इसका 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। 2.5 दिन में निर्माण नहीं होता। एक पत्थर की उस समय खुदाई करना 2.5 दिन नहीं, 2.5 साल का समय लग जाता था पत्थर की खुदाई करते हुए। 8-8, 10-10 साल लगते थे किसी निर्माण कार्य में। प्रजा और राजा के इतने सामंत और जागीरदार कार्य करते थे, फिर भी इतना समय लग जाता था। विजय स्तंभ के निर्माण में मित्रों 1444 से लेकर 40 से लेकर के और 1448 तक का निर्माण देखो कितना समय लगा, 7 से 8 साल लगे। तो वो बहुत सारा समय लगता था। तो 2.5 दिन में कैसे निर्माण हो सकता है? इसके पीछे कारण क्या है 2.5 दिन झोंपड़े कहने के पीछे? तो आगे चलता हूं मैं। ये 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ये लो, ये 2.5 दिन का झोंपड़ा है, वो झोंपड़ो है, वो झोंपड़ो है, वो 2.5 दिन वो झोंपड़ो है। आगे संस्कृत पाठशाला पहले से बनी हुई थी और फिर 2.5 दिन में थोड़ा सा ऊपर से तोड़ करके इसको सही कर दिया, 2.5 दिन का झोंपड़ा हो गया। और फिर पर्सी ब्राउन ने तो कहा है कि इसमें पंजाब साहब पीर का 2.5 दिन का मेला लगता है, इसलिए 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, ठीक है ना। और फिर कनिंघम क्या कहते हैं इसके बारे में, जॉन मार्शल इनके बारे में क्या कहते हैं, बहुत सारे इतिहासकारों ने, कर्नल जेम्स टोड इसके बारे में क्या कहते हैं, सभी के मत लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हूं। ये लो, अबू बकर ने क्या किया था? ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, अबू बकर ने इसका डिजाइन तैयार किया था। अबू बकर ने इसका डिजाइन तैयार किया था। ये एग्जाम में पूछा गया है। अबू बकर ने 2.5 दिन के झोंपड़े का डिजाइन तैयार किया था। क्या तैयार किया? डिजाइन तैयार किया। कनिंघम क्या बोलता है कनिंघम? और मुझे यह बता दो, कनिंघम के बारे में कोई बच्चा जानता है क्या? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष रहे कनिंघम, समझ गए। इसने ये जो कुतुब मीनार थी, 2.5 दिन का झोंपड़ा था, इसका भारी जो हिस्सा था ना, उसका डिजाइन तैयार किया था, भारी हिस्से का। ये लो, इसके भारी हिस्सा था ना, भारी हिस्सा, इस भारी हिस्से का डिजाइन तैयार किया था। भारी हिस्से को तैयार किया था किसने? कनिंघम ने। और जॉन मार्शल ने क्या बोला? इतिहासकारों के मत लेने हैं। एग्जामिनर अपने मूड में होगा तो पता नहीं किस समय क्या पूछ ले। ध्यान रखना मित्रों, इसने जॉन मार्शल ने कहा था कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। इसने कहा था कि इसका निर्माण किसका? 2.5 दिन के झोंपड़े का जो निर्माण है, वो निर्माण मित्रों 2.5 दिन में 2 से 1/2 2.5 दिन में हुआ, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। क्यों कहते हैं? किसने कहा पहली बार 2.5 दिन का झोंपड़ा? तो बता देना, जॉन मार्शल इतिहासकार है, इसने कहा था। जॉन मार्शल है, अर्नेस्ट मैके, वियन व्हीलर है, स्मिथ है, ये सारे के सारे इतिहासकार है मित्रों। सिंधु घाटी सभ्यता के से लेकर के आज तक का बहुत प्राचीन इतिहास से लेकर के आधुनिक वर्तमान तक के इतिहास में इसी ने चर्चा की है। इन्होंने बहुत बड़े इतिहासकार हुए जॉन मार्शल। ये सिंधु घाटी सभ्यता में बार बार पूछा जाता है। और पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है मित्रों? पर्सी ब्राउन को इतिहासकारों ने जितना महत्व देना चाहिए उतना दिया नहीं है। पर्सी ब्राउन की बहुत सारी चीजें एकदम स्टिकली और एकदम सही है। इतिहासकार मानते हैं कि पर्सी ब्राउन की यदि एक लाइन लिखी होती है ना, तो वो अन्य इतिहासकारों की 100 लाइनों के बराबर है। एक लाइन में इतना सार संजो करके लिखा है पर्सी ब्राउन ने। और पर्सी ब्राउन क्या कहता है कि अरे यार 2.5 दिन में निर्माण कैसे हो सकता है? इसमें पंजाब सा पीर है। कौन? पंजाब सा पीर हुए, पंजाब सा पीर हुए। और इस पीर का 2.5 दिन का क्या लगता है? इस पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। वो उर्स 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? 2.5 दिन के झोंपड़े को 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। 2.5 दिन के पंजाब सा का पीर का उर्स लगता है। समझे? आ गया माजरा? वापस चलता हूं। ये लो, ये 2.5 दिन का झोंपड़ा है। मैंने कहा कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रह राज चतुर्थ ने करवाया मित्रों अजमेर में। और फिर कहते हैं मोहम्मद गोरी 1192 के तराइन के सेकंड युद्ध को जीतता है और जीतने के बाद में अपने गुलाम ऐबक को यहाँ छोड़ के चला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने 1194 में इसको तुड़वा करके और कहते हैं कि इसके 2.5 दिन में थोड़ा सा ऊपर से निर्माण कार्य हटा करके मस्जिद नुमा इसकी आकृति बना दी, तो इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा यानी 2.5 दिन की मस्जिद कहे जाने लगा। और ये राजस्थान की पहली मस्जिद है, राजस्थान की पहली मस्जिद है। और फिर कहते हैं कि 2.5 दिन के झोंपड़े के पीछे इतिहासकारों में क्या मत है, किसने सबसे पहले इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या कहा, कैसे कहा? ये लो, इस पेज पे आ गया। 2.5 दिन के झोंपड़े का जो डिजाइन बनाना था मस्जिद का, वो डिजाइन अबू बकर ने तैयार किया। एग्जाम में पूछ लिया गया। कनिंघम ने इसकी भारी हिस्से को तैयार किया। 2.5 दिन के झोंपड़े का जो भारी हिस्सा था ना, उसका डिजाइन तैयार कनिंघम ने किया और हिस्से के बारे में बताया भी। और जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसको 2.5 दिन के झोंपड़े की संज्ञा दी। जॉन मार्शल ने कहा इसका निर्माण 2.5 दिन में हो, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। पर्सी ब्राउन है, इसने कहा कि इसमें पंजाब सा पीर का उर्स लगता है 2.5 दिन का,
अरे तुम लोग सारे झूठ बोल रहे हो, मैं सच्चा हूं, क्योंकि 15 पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। ये लो, इतिहासकार कोई एक मत नहीं है, लेकिन हमें सभी इतिहासकार के मत है वो याद रखने हैं, क्योंकि आजकल वाले भतीड़नाथ एग्जामिनर है ना, वो आपकी तैयारी के वैसे निम्बू निचोड़ के बाहर निकाल देगा। आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, हर एक चीज विद द पॉइंट याद होनी चाहिए, तब जाकर के सिलेक्शन ले पाओगे। मैंने हर एक चीज बता दी है मित्रों। आगे बढ़ता हूं, चलिए अगले पेज पे चलते। ये लो अगला पेज, हरकेली नाटक, ये लो। और ललित विग्रह राज, सबसे पहले हरकेली नाटक बताता हूं, ध्यान से समझना सारे के सारे बच्चे। हरकेली नाटक है वो किसने लिखा तो बता देना, विग्रह राज चतुर्थ ने खुद ने लिखा। किसने, ये शॉर्टली नाम लिख रहा हूं विग्रह राज का मैं, किसने लिखा तो बता देना विग्रह राज। किसने लिखना, विग्रह राज चतुर्थ ने लिखा। किस भाषा में है बता देना, ये संस्कृत भाषा में। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। पूछ ले इसमें क्या है तो बता देना संवाद है। क्या है, संवाद। संवाद किसे कहते हैं, दो व्यक्तियों के बीच की वार्ता को संवाद कहते हो। जैसे संस्कृत में अपन लोग बोलते हैं ना, माता पुत्र का संवाद, पिता पुत्र का संवाद, गुरु शिष्य का संवाद, एग्जाम में मेन परीक्षा बोर्ड में पूछा जाता है ना, वही संवाद संस्कृत में दो व्यक्तियों के बीच की बात को संवाद कहते हैं। जैसे मैं आपके साथ किसी एक व्यक्ति के साथ ऐसे बात करूं कि मैं ऐसे, तू कहेगी मैं ऐसे, मैं कहूं मैं ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, ऐसे संवाद करे, बात करे, उसको संवाद कहते हैं, संस्कृत में संवाद कहते हैं। तो विग्रह राज चतुर्थ ने हरकेली नामक नाटक लिखा संस्कृत में, इसमें संवाद है। किन का संवाद है ये पूछ ले तो बता देना अर्जुन और किरात का। इसका बता देना अर्जुन एंड किरात का संवाद है, किरात का। अब इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि किरात के भेष में कौन था तो बता देना भगवान शिव था। कौन था, भगवान शिव था। ध्यानपूर्वक समझना, मैं स्टोरी बताता हूं मित्रों। एक समय की बात है जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो उससे पहले अर्जुन ने चेता दिया था किसको, अर्जुन को, कि अर्जुन इस युद्ध में दिवास्त्रों की हमें आवश्यकता पड़ेगी तो तू दिवास्त्रों की खोज में निकल जा। कहते हैं मित्रों कि अर्जुन है दिवास्त्रों की खोज में निकल गया और एक दूर इलाके में जाकर के, सुनसान जगह में, जंगलों में जाकर के, और कहते हैं कि वहां जाकर के पेड़ के नीचे और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कहते कि आराधना में इतना लीन हो गया, इतना लीन हो गया। शिव अचानक से एक भेड़िया भेजा। शिव ने अचानक एक भेड़िया भेजा, और जैसे भेड़िया सामने से दिखाई दिया तो अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष और तुंडीर को उठाया और तुंडीर के तक्ष में से एक बाण निकाला और ठोक दिया किसी उस भेड़िया पे। जैसे ही जाकर के भेड़िया पे लगा, मर गया भेड़िया। अब भेड़िया मर गया तो अर्जुन ने देखा यार इस भेड़िए पे ये जो बाण लगे हुए दो है, मैंने तो एक ही चलाए है, क्या मैंने दो चला दिए कि नहीं यार, दो तो नहीं चलाए, तो फिर एक मेरा तो एक ही था, तो एक दूसरा किसका है। इतने में सामने से एक शिकारी आ रहा है, और शिकारी का नाम क्या, किरात के भेष में आ रहा है, किरात के भेष में। अर्जुन ने कहा यार ये तो मेरा शिकार है, ये दूसरा बाण तेरा है। तो उसने कहा मेरा है, इसमें अधिकार मेरा है शिकार पे, क्योंकि मेरा बाण लगा है आपसे पहले। उसने कहा मेरा बाण लगा है। ऐसे दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ गया, किरात और अर्जुन के बीच में, उसे संवाद कहते हैं, ये इसमें वृत्तांत है। तो फिर झगड़ा बढ़ गया, तो फिर अर्जुन ने कहा कि यार मेरे से पहले है जो बाण चलाने वाले, तो इतिहास में 2 या 3 योद्धा है। कौन कौन से, या तो मेरे गुरुजी द्रोणाचार्य मेरे से पहले शिकार पे सीधा निशाना साध सकते हैं, या मेरे पिता भीष्म साध सकते हैं, वो दोनों तो है नहीं। और तीसरे होते हैं कौन बता देना, शिव। शिव के बगैर ऐसा संभव नहीं है। तो पिता तो भीष्म पिता मां तो सैया पे लेटे हुए हैं वहां, और वो तो आ नहीं सकते, पिता मां तो है नहीं। और फिर द्रोणाचार्य भी नहीं है, वो तो गुरुकुल में है। तो ये किसका हुआ, तो फिर पहचान लिया अर्जुन ने कि तुम तो भगवान शिव हो। शिव अपने भेष में आए, प्रकट हुए और बोले कि मांगे, क्या मांगना चाहते हो। अर्जुन ने कहा दिवास्त्र चाहिए, तो शिव ने कहा तथास्तु, ये लो दिवास्त्र। और फिर वो महाभारत के युद्ध में लड़ते हैं, तो मित्रों ऐसे बोलते हैं ना, ये दिवास्त्र आ गया, और फिर लगाया और ठोक दिया, है ना। दिवास्त्र की खोज में गया था, और शिव के किरात के भेष में शिव था, और अर्जुन दिवास्त्र की खोज में था। इन दोनों के बीच का वृत्तांत है वो हरकेली नाटक में है मित्रों। ध्यान रखना, ये नाटक इतना इंपॉर्टेंट है कि इनकी आधी पंक्तियां, किसकी, इनकी आधी पंक्तियां मित्रों, आधी पंक्तियां इसी 2.5 दिन के झोंपड़े पे है। आधी पंक्तियां इसी 2.5 दिन के झोंपड़े पे लिखी हुई है, और इनकी आधी पंक्तियां ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय का स्मारक है उस पे लिखी हुई है। और वहां स्मारक बना हुआ है कहां, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, किसका, राजा राम मोहन राय का।
सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध करने वाला और रोक लगवाने वाले में सबसे बड़ा योगदान राजा राममोहन राय का था। और राजा राममोहन राय जैसे विद्वत लोग और शक्तिशाली लोग, उनको नमन है यार, नमन है उनको। इनकी आधी पंक्तियां कहाँ है बता देना, 2.5 दिन के झोंपड़े पे। और इनकी आधी पंक्तियां कहाँ लिखी हुई है तो बता देना, ब्रिस्टल में लिखी हुई है, ब्रिस्टल में। और ब्रिस्टल में कहा, ब्रिस्टल 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 कहाँ है तो बता देना, इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में, ये लो इंग्लैंड में है। कहाँ तो बता देना, राजा राममोहन राय के स्मारक पे। राजा राममोहन ने राय के स्मारक पे लिखी हुई है। मात्रा समझ में आ गया? मैंने कहा हरकली नाटक किसने लिखा, विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा। किस भाषा में, संस्कृत में। इसमें क्या है बता देना, संवाद है। किन किन के बीच में बता देना, अर्जुन और किरात के बीच में शिव है, उनके बीच में है। फिर क्या हुआ बता देना, इस संस्कृत के नाटक की आधी पंक्तियां तो 2.5 दिन के झोपड़े पे लिखी हुई है। आधी पंक्तियां मित्रों कहते हैं कि ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राममोहन राय का स्मारक बना हुआ है, उस स्मारक पे आधी पंक्तियां लिखी हुई है। एग्जामिनर पीछा नहीं छोड़ता, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, रट्टा मार लेना। आरपीएससी ने बहुत बार प्रश्न पूछा है और सेकंड ग्रेड में 2 बार पूछा गया है। इस नाटक को 2 बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। ललित विग्रह राज क्या है? देखो, राजा है, राजपुताना है, राजा है और राजपुताना है। राजा है और राजपुताना है तो संभव है कि प्रेम प्रसंग तो होगा, तो फिर प्रेम की कहानियां भी आएगी। देखो, लव स्टोरी सुनाता हूं अभी। क्या हुआ, किसने लिखा? ललित विग्रह बता देना, इसका दरबारी था सोमदेव। इस सोमदेव ने लिखा। ध्यानपूर्वक समझना मित्रों, ललित विग्रह राज किसने लिखा? सोमदेव ने लिखा। इस ललित विग्रह राज में क्या लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है ना? इसमें मित्रों इंद्रपुरी की राजकुमारी है। कहां की? इंद्रपुरी की राजकुमारी। और ये जो इंद्रपुरी की राजकुमारी है, इसका नाम क्या है तो बता देना, देसल देवी। क्या नाम है बता देना, देसल देवी है। ये लो, देसल देवी है। मित्रों कहते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ इतना शक्तिशाली था, बुद्धिमान था और प्रगाढ़ विद्वान भी था, कवि भी था। इनसे इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी प्यार कर बैठी और इसके दरबारी सोमदेव ने ललित विग्रहराज और इस इंद्रपुरी की राजकुमारी की प्रेम गाथाओं का इतना सुंदर वर्णन किया है। आज के जो वर्तमान के आशिक है ना मित्रों, गूगल पे जाकर के सर्च मार के ललित विग्रहराज चतुर्थ सोमदेव द्वारा लिखित है, उसमें ये प्रेम कहानियां उसको पढ़ना बड़ा मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा। प्रेम कहानियां, अरे प्रेम कहानियां केवल लव स्टोरियों के लिए नहीं होती है, प्रेम कहानियों से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो ललित विग्रहराज किसने लिखा? सोमदेव ने। क्या है इसमें? विग्रहराज चतुर्थ का प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है इंद्र कुमारी की राजकुमारी, जिसका नाम क्या है? देसल देव। विग्रहराज चतुर्थ और देसल देवी दोनों की प्रेम की कहानी है, वो इस ललित विग्रहराज ग्रंथ में किसने संजोई है तो बता देना, सोमदेव ने। याद रहेगा? चलिए अगले पेज पे चलता हूं। ये लो अगले पेज। ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राममोहन राय है। और इन राजा राममोहन राय का स्मारक है मित्रों, राजा राममोहन राय का स्मारक है। रट्टा मार लेना। इसमें क्या लिखा है? हरकेली नाटक है ना, या हरिकेली कह दो या हरकेली कह दो। इस हरिकेली नाटक का आधी पंक्तियां इस पे लिखी हुई है। ये लो, बिसल देवरासो। अब सारे जानते हैं बिसल देवरासो किसने लिखा तो बता देना, गणपति नाले ने। क्या है इसमें? इसमें भी वही है। किसने लिखा बता देना, नरपति नाले ने लिखा। ये लो, है क्या इसमें? माजरा क्या है इसमें? नरपति नाले क्या लिखता है? कहता है कि परमार राजा हुआ। परमार राजा, कौन सा राजा बता देना? परमार राजा हुआ। और परमार राजा का नाम क्या तो बताना, राजा भोज। और परमार राजा भोज की एक पुत्री थी मित्रों,
और उस पुत्री का नाम क्या था बता देना, राजमती। ये लो, राजमती नाम की पुत्री थी परमार राजा भोज की। और ये राजमती मित्रों विग्रह राज चतुर्थ से प्यार कर बैठती है। ये लो, विग्रह राज चतुर्थ से प्रेम कर बैठती है, लव लेटर लिखती है और एक सैनिक को देकर के बोलती है कि मैं प्यार करती हूँ किसे, विग्रह राज चतुर्थ से। ये ले लव लेटर, पकड़ा देना उसको। दो ग्रंथ है, ललित विग्रह राज चतुर्थ के दरबारी सोमदेव ने लिखा और उसमें इंद्रपुर की राजकुमारी नाम क्या, देसल देवी, उसकी और विग्रह राज चतुर्थ दोनों की लव स्टोरी का वर्णन है। देसल देव रासो किसने लिखा बता देना, नरपति नाले ने लिखा। और नरपति नाले क्या लिखता है कि इसमें परमार राजा भोज की पुत्री राजमती प्यार करती है किसे, विग्रह राज चतुर्थ है। तो इसमें विग्रह राज चतुर्थ और राजमती की प्रेम कहानियों का वर्णन है। समझ गए? विग्रह राज चतुर्थ एक अच्छा कवि भी था, विद्वान भी था मित्रों, एक अच्छा योद्धा भी था। इसलिए विग्रह राज चतुर्थ के शासन काल को है चौहानों का श्रवण काल कहते हैं। एक राजा है और एक निजी व्यक्ति की लाइफ में भी सारे एंजॉय होते हैं। एक राजा राजा की तरह देखो कितना सुंदर उदाहरण पेश करके जाता है। योद्धा का योद्धा है, कवि का कवि है, विद्वान का विद्वान है, निजी लाइफ में प्रेम की प्यार की कहानियां भी लिखता है। और चौहानों का शासन काल है वो इसके शासन काल को श्रवण काल भी कहते हैं। परमार राजा भोज की पुत्री राजमती प्यार कर बैठती है किससे, विग्रह राज चतुर्थ है। और जो प्रेम कहानी है मित्रों वो लिखता कौन है, नरपति नाले विशल देव राशो में लिख देता है कि ऐसे ऐसे लव लेटर, ऐसे ऐसे चला था कहानी का माजरा। ओके, ये लो दिल्ली विजय। चौहानों का कोई प्रथम राजा कौन सा, चौहानों का कोई फर्स्ट राजा जिसने दिल्ली को विजय किया तो विग्रह राज चतुर्थ था मित्रों। विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ पहला राजा था जिसने दिल्ली को जीता था। चौहानों का पहला राजा जिसने दिल्ली को जीता था विग्रह राज चतुर्थ था। ओके, माजरा समझ में आ गया होगा। अगले पेज पे चलता हूं। ये लो, कौन है, पहचान रहे हो? धन्य हो प्रभु, धर्म धन्य हो, धन्य हो महारानी जी, धन्य हो। लव लेटर किन दियो थे, किन भेजो? ललित विग्रह राज ने लिखा है, देसल देवी है। देसल देवी ने लव लेटर भेजा था, किसको भेजा था मित्रों बताना, प्रेम कर बैठी विग्रह राज चतुर्थ से। ललित विग्रह राज ग्रंथ में सोमदेव ने बड़ी सुंदर प्रेम कथा, प्रेम कहानी लिखी है। गूगल पे सर्च मार के अच्छे से पढ़ लेना, मजा आएगा। ओके, ये जय हो, जय हो, जय हो राजकुमारी जी, जय हो। वही देसल देवी है। आगे चलो, रूप को निहार लो। धर्म घोष सूरी कौन है पता देना, धर्म घोष सूरी जैन आचार्य है, जैन विद्वान है। और इनके कहने पे विग्रह राज चतुर्थ ने, किसने, विग्रह राज चतुर्थ ने मित्रों पशु वध पे, पशु हत्या पे रोक लगाई थी। पशु हत्या कह दो या पशु वध कह दो, पशु वध पे रोक लगा दी थी। किसने, विग्रह राज चतुर्थ ने। किसके कहने पे, धर्म घोष सूरी के कहने पे। और किलहोर नाम का एक कवि हुआ, उसने कहा कि यह बंदा जो विग्रह राज चतुर्थ है ना, यह बंदा कोई छोटा बड़ा कवि नहीं है। ये किसकी होड़ करता है तो बता देना, कालिदास। ये कालिदास एंड भवभूति नाम का इतिहासकार हुआ, विद्वान हुआ। भवभूति कौन बता देना, भवभूति, भवभूति इनकी होड़ करता है। किलहोर ने विग्रह राज चतुर्थ की तुलना किससे की, कालिदास और भवभूति से की। इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा लेखक था कौन, विग्रह राज चतुर्थ। उनकी प्रशंसा में कौन लिखता है, किलहोर लिखता है कि चौहानों का कोई ऐसा राजा जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था तो वो विग्रह राज चतुर्थ है। क्यों नहीं कहेंगे फिर चौहानों का श्रवण काल, क्यों नहीं कहेंगे, इतना बड़ा इतिहासकार इतनी बड़ी प्रशंसा कर रहा है। चलिए अगले पेज पे चलते। ये लो अगला पेज, क्या बोलता है, कौन है, पहचाने गए होंगे कौन है। देसल देवी नहीं है, ये परमार राजा भोज की पुत्री है जिसका नाम राजमती है। प्यार करती थी मित्रों किससे, विग्रह राज चतुर्थ से। बात किसमें लिखी हुई है, विशल देव रासो में। किसने लिखी है, नरपति नाले ने लिखी है। चलिए अगले पेज पे। ये जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। वैराग्य धारण कर लिया था राजमती ने।
विग्रहराज चतुर्थ प्रेम विभोर होकर के और फिर राजपाट की तरफ ध्यान दे दिया, और इन्हें जो अपनी प्रेमिका है उनको संभाल नहीं पाया। तो कहते हैं कि मित्रों इसने राजमती ने तो वो क्या धारण कर लिया, वैराग्य धारण कर लिया और प्रभु की भक्ति में लग गई, कृष्ण की भक्ति में लग गई कि यदि मुझे मिलेगा तो कृष्ण की भक्ति से ही है, विग्रहराज चतुर्थ मिलेगा नहीं तो मिलेगा ही नहीं। ओके, ये लो अगले पेज पे। ये साम्राज्य की बात है, विग्रहराज चतुर्थ का साम्राज्य कितना सुदृढ़ था, क्या था, कैसे था। कहते हैं कि मित्रों इतिहासकार लिखते हैं कि तो हिमालय पर्वतमाला है ना, ये हिमालय पर्वतमाला से लेकर के और विंध्याचल पर्वत के बीच का ये जो साम्राज्य था पूरा का पूरा विग्रहराज चतुर्थ के अधिकार में था। पूरा का पूरा साम्राज्य विग्रहराज चतुर्थ ने अपने हाथ में ले लिया था। ये लो इतिहासकार लिखते हैं हिमालय से लेकर के विंध्याचल पर्वतमाला तक ये बीच का साम्राज्य संपूर्ण किसके अधिकार में हो गया था, बता देना विग्रहराज चतुर्थ के। इसलिए विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं। ये लो इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि क्लास में मजे आए हुए और सारा का सारा मैटर है वो समझ में आ गया होगा। मित्रों बहुत टॉप की क्लास है और चौहानों का इतिहास बहुत मजे वाला चौहानों का इतिहास, उसमें कहानियां स्टोरियां बहुत मजे वाली है, पढ़ो तो मजा आता है। इस क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखते हैं। यदि समझ में आ गई हो क्लास और हर एक चीज कंटेंट वाइज आपको समझ में आ रही है तो मित्रों अच्छा सा कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना, हो सके तो अपने ग्रुपों में शेयर भी कर देना। ओके, बाकी अगली क्लास में।